बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 19 का एक्सरसाइज। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज चैप्टर 19 का। तो सबसे पहले एमसीक्यूज निकालें आप लोग। काम एमसीक्यूज पेज नंबर 10 बोले कि वही जिस तरह पहले ना रोबा सकें। पेज नंबर 373 चैप्टर नंबर 19 MCQs number 1. If 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the required energy to remove the electron from n is equal to 2 is अच्छा तो याद रखें एनर्जी मालूम करने का फार्मूला है -E0 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये E0 बराबर है 13.6 और n है 2। उसने कहा n इज इक्वल टू 2 का ना, यानी सेकंड स्टेट। तो यह आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 4, यह आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो यही एनर्जी इसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लेता हूँ कि कैमरे में नजर आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बस गुजारिश शर्मी। फॉर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज, याद रखिए रेडियस हमारे पास बराबर है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। तो अब इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करें क्योंकि वो कह रहे हैं फर्स्ट बोहर रेडियस। तो आ जाएगा h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। तो मैंने n क्या पुट किया 1। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं the Bohr series is obtained when all transition of electron terminates on second orbit. दम क्वेश्चन है देखिए और जाहिला करी दसो सेकंड ऑर्बिट। तो बोहर में सारे जो ट्रांजिशन है वो आ जाते हैं सेकंड पर खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि in accordance with the Bohr theory of the kinetic energy electron is equal to the kinetic energy of electron is equal to, तो याद रखें kinetic energy बराबर है ZE square divided by 2R, ZE square divided by 2R या KE square by 2R। तो ये हमारे पास है ऑप्शन ए is the correct answer, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 according to Bohr theory the radius of quantized orbit, ये तो अभी भी लिखा रेडियस ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट ये किसके बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर, या k की जगह z डाल दो z e स्क्वायर। तो ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट z e स्क्वायर करेक्ट। कम ऑप्शन n square h square divided by 4 pi square m k e square. Option B is the correct answer. Question number 6 है in Bohr model of hydrogen from the lowest orbit corresponding to, तो lowest orbit correspondence is called minimum energy state। तो lowest orbit को क्या कहते हैं minimum energy state, यानी ground state को minimum energy state कहते हैं and the most stable state। Question number 7 कह रहे हैं कि when electron goes from lower to higher orbit, हाँ नबिया उससे चलती। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। तो ये बताएं अगर लोअर से हायर में जाएगा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा, रेडियस ज्यादा
तो काइनेटिक एनर्जी कम, डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन है। रेडियस कम, रेडियस ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो ये क्या ना, आसान खबर है। जब लोअर से हायर में जाएगा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा, रेडियस ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है -ke² डिवाइड बाय r। ठीक बताओ, जब लोअर से हायर में जाएगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, रेडियस ज्यादा। और जब रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम, इनवर्स। तो जब रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और माइनस में जो कम वो असल में ज्यादा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल ज्यादा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। अच्छा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, नेचर ऑफ, यस नेचर ऑफ टॉर्क। सो इसमें आएगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। अच्छा, तो याद रखें, क्वालिटी ऑफ एक्स रे डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड नेचर ऑफ टारगेट। सो मतलब जो वोल्टेज ज्यादा और के नो एनर्जेटिक रेडिएशन बरोजी नो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। और नेचर ऑफ टारगेट मतलब एटॉमिक नंबर हाई भी का ना, हाई निबिया व मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन रोबासी। और नेचर ऑफ टारगेट मतलब एटॉमिक नंबर लो भी निबिया व फ्रीक्वेंसी कम रोबासी दे एक्स रेज ना। नो मतलब दारे च नेचर ऑफ द टारगेट हम डिपेंड कई। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9. The target material used in X-ray tube must have the following properties. Option A, high atomic number and high, yes, that is correct. High melting point and high atomic number. और ये टॉपिक में आपको पता होगा। Question number 10 question क्या कह रहा है? 10 कह रहे हैं कि laser device which can produce, option A, intense beam of light, yes. Coherent beam of light, yes. Monochromatic, yes. All of these are correct. ये सारे लेजर के डिफिनीशंस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे लेजर के डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान एमसीक्यूज थे, इंशाल्लाह ये क्लियर होगा। और ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा भी आप लोगों के लिए काफ़ी है, इतना कोई मसला नहीं है इसमें। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 335, पेज नंबर 375। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 कह रहे फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन द लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज है, तो याद रखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मांग रहा है। ठीक बताओ, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स है। यस, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स है। इसकी मतलब है कि अगर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा होगा, अगर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत बहुत कम होगा। तो एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत बहुत कम होगा। हाँ, सपोज ये मेरे पास है शेल्स है डिफरेंट, और ये मेरे पास है n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो मेरे पास हुआ ये कि आपको पता है कि गैप जब ज्यादा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। गैप ज्यादा का मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। तो ये सुनिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है, किधर है, इंफिनिटी पर, और वो इंफिनिटी से 1 में जंप करे, तो बताओ गैप बड़ा है। हाँ, एनर्जी गैप बड़ा है। एनर्जी गैप बड़ा होगा तो वेवलेंथ शॉर्टर। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो n n है ये होगा इंफिनिटी। ये n क्या होगा, इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि जब इंफिनिटी से जंप करेगा 1 में तो गैप बड़ा होगा। हाँ, जब इंफिनिटी से जंप करेगा 1 में तो गैप बड़ा होगा। जब गैप बड़ा होगा तो एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ शॉर्टर। तो इसके लिए इंफिनिटी से जंप करना चाहिए किधर, 1 में। तो इसका मतलब है कि पीस में 1 है, पीस में क्या है, 1 बस राशि 1² - 1 और इंफिनिटी। n की जगह क्या पुट किया, इंफिनिटी, p की जगह क्या पुट किया, 1। तो ये आ जाएगा 1 और लैम्डा = r। तो इसको उल्टा करें तो ये जगह लैम्डा = 1/r। तो इसमें r की वैल्यू पुट कर दे तो डन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। पास्टन क्या होता है, जिसमें थर्ड सेल में होता है कि सेकंड, हाँ थर्ड सेल में होता है।
अच्छा सेकंड लाइन, हाँ बरा हाँ सेकंड लाइन का वेवलेंथ मांगा है, सेकंड लाइन का वेवलेंथ। तो ये देखिए ये शेल्स हैं, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7। हाँ वही हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करें 4 से 3 में तो एनर्जी रिलीज होगी। फर्स्ट लेवन ना फर्स्ट पास्चन ये नहीं मांगा है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 5 से 3 में तो एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड पास्चन तो ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 5 to 3 दैट इज कॉल्ड द सेकंड पास्चन। तो सेकंड पास्चन मांग रहा है, तो आसान सी बात है, आसान सी बात है। इसमें आप लोग पुडिंग करें। ओहो द ब्लूज में टाइपिंग ना करें ना, मसला है ब्लू द ब्लू मार्कर भी नहीं यूज करूं यार। कोल की ये ब्लू किसे चल रही है? बस उस पर ब्लैक इस्तेमाल करूँ द ब्लू शर्मोल की जैसे आओ करना खलक वही सर के जोर बिछता। उस बराशु समझ आओ रिशा सेकंड पास्चन मालूम होगी ना, सेकंड पास्चन सीरीज नो वेवलेंथ का फार्मूला है r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। और बच्चों इनिशियल सेट कमी होती 3 और फाइनल 5 दे दो सेकंड पास्चन न बस बाकी सब की बच्चों न बनाशी 1/9 माइनस 1/25 एलसीएम में वाकई वेवलेंथ बराशी बाकी सब कुल जरूरत निश्ता तास तपता द कैलकुलेशन से नकोली। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन लॉन्गेस्ट हदो को बच्चों मा खबर था एनर्जी और वेवलेंथ पर के इनवर्स रिलेशन दी सही इनवर्स। अगर एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ बड़ा, वेवलेंथ बड़ा तो वेवलेंथ कब बड़ा होगा जब एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कब कम होगी जब गैप कम होगा। तो वापस रख दे डायग्राम का बच्चों दे डायग्राम तरह का क्वेश्चन नंबर 2 वाला खदारा तो वही चिकन 3 और 4 तरह जम की दे तो वही फर्स्ट पास्चन दे रसोई फर्स्ट पास्चन और जरा तो ये फर्स्ट पास्चन की गैप कम दे, जब गैप कम है इसमें जब गैप कम है तो एनर्जी कम, और अगर एनर्जी कम तो वेवलेंथ बड़ा। इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए कंसेक्यूटिव शेल होना चाहिए। मतलब 4 से 3 क्योंकि 4 से 3 में गैप कम है, गैप कम है एनर्जी कम वेवलेंथ बड़ा। तो बस इसको मजीद कैलकुलेट कर लें, या जाएगा 9 या जाएगा 16 एलसीएम लें वेवलेंथ मालूम करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं मजीद कैलकुलेशन नहीं करता। डन। क्वेश्चन नंबर 4 द सीरीज लिमिट of the Balmer series is emitted as electron and the hydrogen atom falls from n is equal to infinity to n is equal to 2 state. What is the wavelength of this Lehman series? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो वेवलेंथ मालूम करना है तो स्टेट्स गिवन है n is equal to infinity to n is equal to 2 states। तो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। गोरा खावा एक स्टेट गिवन है n is equal to 2 और दूसरा स्टेट गिवन है n is equal to infinity। तो 1 और infinity आ जाएगा 0, 1 और infinity 0। तो इधर से लैम्डा आ जाएगा 4/r। तो r की वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा 361 नैनोमीटर तकरीबन इस तरह आ जाएगा। r की वैल्यू तो पता है ना, r की वैल्यू आपको पता है 1.097 × 10⁻7 मीटर पर मीटर। तो इधर से आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका कि इसने एनर्जी ऑलरेडी दी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एनर्जी दी है कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो पहले जॉल में कर लें।
3.4 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल। ये तो जॉल में हो गया। अच्छा, अब आसान सी बात है, ये जो एनर्जी का फार्मूला है वो है hc/λ। तो लैम्डा उधर बेटा इधर तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइड बाय डेल ई। तो ये बताओ h की वैल्यू है यस, c की वैल्यू है यस, डेल्टा ई है यस, गिवन है। तो सब कुछ गिवन है, तो इधर से वेवलेंथ आ जाएगा 361 नैनोमीटर। इंशाल्लाह दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको ये मेथड पसंद है या आपको ये मेथड पसंद है, आपकी मर्जी। इंशाल्लाह क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होगा। हाँ अच्छा, ये लाइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये कौन सा क्वेश्चन किसके साथ है। देख लेते हूँ कैमरे में थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर, करेक्ट। हाँ ऑफ द ब्लूइंग हो गया बेटा वर्ड। तो 4 न्यूमेरिकल हो गए और 15 मिनट है नमाज में। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो देखें ना, ब्रेक तो नहीं लेते, तो इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a photon is emitted from a hydrogen atom which undergoes the transition from n is equal to 3 state to n is equal to 2 states. Calculated the energy, the wavelength and the frequency emitted. तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। क्वेश्चन ये कह रहे n is equal to 3 to 2 states जा रहे हैं। तो कैलकुलेट द एनर्जी, पहले एनर्जी मांग रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं, फिर वेवलेंथ मांग रहे हैं। 3 चीजें मांग रहे हैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो चलो पहले एनर्जी मालूम करते हैं। एनर्जी का फार्मूला है E2 स्क्वायर माइनस E1, E2 माइनस E1, और E1 का फार्मूला है माइनस E0 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस E0 डिवाइड बाय n स्क्वायर। अच्छा, तो n की जगह इधर पुट कर दें, n की जगह पुट कर दें 3 स्क्वायर और इधर n की जगह पुट कर दें 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9 प्लस 13.6 डिवाइड बाई 4। तो इधर से पता नहीं क्या आ जाएगा, बस कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये एनर्जी मालूम होगी, ये इसमें एनर्जी मालूम हो गई, तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कर सकते हैं हम लोग, तो एनर्जी आ गई। अब हमने मालूम करना है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। चलो, तो आपको तो पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू HF, एनर्जी इज इक्वल टू HF। तो H को डिवाइड करें, ये आ जाएगा डेल्टा E बाई H इज इक्वल टू F। तो ये बताओ एनर्जी है, अभी भी मालूम कर ली, H है यस, तो इसमें डिवाइड करें दोनों, तो फ्रीक्वेंसी डन। अब हमने वेवलेंथ मालूम करना है, तो वेवलेंथ आसानी से V इज इक्वल टू या वेवलेंथ इज इक्वल टू C बाई F। तो C की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यस, तो इसमें डिवाइड करें तो वेवलेंथ डन। और अगर इस तरीके से नहीं मालूम करना चाह रहे, दूसरे तरीके से करना चाह रहे, तो अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड ये है कि अल्टरनेटिव मेथड में पहले वेवलेंथ मालूम करें, 1 और लैम्डा इज इक्वल टू स्टेट्स को देखें। स्टेट्स को पहले 3 से 2 में है, तो इनिशियल स्टेट 2 है, फाइनल स्टेट 3 है। इनिशियल स्टेट 2 है, फाइनल स्टेट 3 है। तो इधर से मालूम कर लें वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम हो जाए तो एनर्जी का फार्मूला है इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। तो h भी है, c भी है, लैम्डा भी है, एनर्जी आ गई। और अगर एनर्जी आ गई तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है f इज इक्वल टू e बाय h। तो इधर से एनर्जी और h से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है। जो मेथड भी आपको पसंद हो वो यूज करें। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट capable of ionizing atom. How much energy is needed to ionize the hydrogen atom? अच्छा, तो find out the longest wavelength of capable of ionizing hydrogen atom. तो याद रखें एनर्जी टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम. तो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर. तो हम मालूम करते हैं मिनिमम एनर्जी. कौन सी एनर्जी? मिनिमम एनर्जी. तो मिनिमम एनर्जी के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है. तो इधर पुटिंग करते शाबा. ई नॉट की क्या वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n की क्या वैल्यू है 1. तो यह आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी. तो आयनाइजिंग एनर्जी कितनी होगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी. माइनस 13.6 इज द बाइंडिंग एनर्जी और प्लस 13.6 इज द आयनाइजेशन एनर्जी. So this is the minimum energy required to ionize the atom. Minimum energy required. अब maximum longest wavelength मांग रहा है. तो आपको तो पता है कि wavelength और energy का relation है hc by e. तो ये बताओ h है, c है, e है, इसमें पुटिंग करते हैं तो wavelength done. आसान सा वो है. Question number 7. 7 में कह रहे हैं कि calculate the radius of innermost orbital level of hydrogen atom. Innermost रेडियस मांग रहे. इनर मोस्ट का मतलब है फर्स्ट रेडियस मांग रहे. क्या मांग रहे? फर्स्ट बोहर रेडियस. फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस मांग रहे. फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस मांग रहे. अच्छा, तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस मांग रहे. तो एमसीक्यूज में तो अभी फार्मूला लिखवाया है. क्या फार्मूला है? फार्मूला वही है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर. ये तो याद होगा. हाँ, थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि नमाज का टाइम है. तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे. तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर. तो n की जगह क्या पुट करो 1. n की जगह क्या पुट करो 1. h की क्या वैल्यू आपको पता है 6.62 10 पावर माइनस 34. पाई की वैल्यू है 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 पावर माइनस 31. k की वैल्यू है 9 × 10 पावर 9. e की वैल्यू है 1.6 × 10 पावर माइनस 19. तो इधर पुटिंग कर दें तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम. दैट इज द वैल्यू ऑफ इनरमोस्ट बोहर रेडियस. क्वेश्चन नंबर 8. डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड इन द इनरमोस्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1. एनर्जी मालूम करनी है इनरमोस्ट ऑर्बिट की. डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सेकंड ऑर्बिट की मालूम करें. What energy does an incoming photon possess to raise the electron from first to second orbit? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी मालूम करनी है, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी मालूम करनी है और एक्साइटेशन एनर्जी मालूम करनी है. एक्साइटेशन एनर्जी कि फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट तक कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें. तो एनर्जी के लिए तो अभी हमने बहुत दफ़ा ये यूज़ किया माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर. तो ई नॉट की क्या वैल्यू है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एन की वैल्यू है 1. किया जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. इज द फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी. अब सेकंड सेल की मांग रहे हैं तो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर. तो ई नॉट की जगह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एन की जगह 2. तो यह आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना इजी है. अब वो कह रहे कि एक्साइटेशन एनर्जी मालूम करो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. तो ये फर्स्ट की एनर्जी है और ये सेकंड की एनर्जी है. तो इस तरह करो कि फर्स्ट और सेकंड को माइनस करो तो ये आ जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी. तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो E2 कितना है माइनस 3.4 और E1 कितना है माइनस 13.6. तो ये आ जाएगा माइनस 3.4
और प्लस 13.6 तो यह आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। इसका ये मतलब है कि अगर फर्स्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें तो सेकंड शेल में एक्साइट हो जाएगा, सेकंड शेल में जंप करेगा। सो दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरा हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 है an electron drops from second energy level to the first energy level। अच्छा, फर्स्ट सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में जंप किया। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द फोटॉन emitted, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ये तो वही क्वेश्चन हुआ जो हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, क्वेश्चन नंबर जो ये वाला था, ये 5 वाला। 5 और 8 तो बिल्कुल 9 तो बिल्कुल सिमिलर है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, कोई और रास्ता ही नहीं है सॉल्व करने के अलावा। तो सेकंड से फर्स्ट में जंप किया तो एनर्जी इस तरह मालूम करेंगे, E0 बाय n स्क्वायर माइनस E0 बाय p स्क्वायर। अच्छा, तो E0 की क्या वैल्यू है 13.6 और पहला शेल है सेकंड शेल और दूसरा है फर्स्ट शेल। तो इधर से आ जाएगा 10 minus 10.2 electron volt। So this is the binding energy, this is the binding energy। तो एक्साइटेशन एनर्जी होगी प्लस 10.2 that is the excitation energy। तो इसका ये मतलब है कि जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में करें, फिर कैलकुलेशन करें। अच्छा, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। तो आपको तो पता है कि एनर्जी बराबर है HF, तो H को डिवाइड करो तो डेल्टा E डिवाइड बाय H इज इक्वल टू F। तो डेल्टा E की वैल्यू है यस, H की वैल्यू है यस, दोनों को डिवाइड करें, फ्रीक्वेंसी डन। अच्छा, अब वेवलेंथ मालूम करेंगे। तो वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे, C बाय लैम्डा, C बाय F पता है ना, C बाय F। तो वेवलेंथ आ जाएगा किस फॉर्मूले से, वेवलेंथ आ जाएगा C बाय F से। तो C की वैल्यू है, F की वैल्यू है, डन। और अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद, मुझे तो ये वाला मेथड पसंद है कि पहले वेवलेंथ मालूम करो। अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, वही जिस तरह 5 में बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 में अल्टरनेटिव मेथड कि पहले वेवलेंथ मालूम करें फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। तो सेकंड से 1 में जब एक्साइटेशन करें तो इधर से क्या मालूम हो, वेवलेंथ आ गया। जब वेवलेंथ आ जाए तो एनर्जी मालूम करें, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा से। hc और लैम्डा सब है तो एनर्जी आ गई, और E इज इक्वल टू hf से फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो ये मेथड मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्योरली आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 10 है इस तरह करते हैं कि ब्रेक करते हैं, नमाज के लिए जाता हूँ, फिर वापस इंशाल्लाह आता हूँ, तो बाद में इंशाल्लाह इस पर गपशप लगाएंगे। वेलकम बैक। आज और अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10। अभी तक हमने पढ़ लिया न्यूमेरिकल नंबर 9, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ब्यास हुई एंड द टाइम रिक्वायर्ड to circle around the nucleus, मतलब टाइम पीरियड अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेड कलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नजर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, ब्लैक सही है। अच्छा, तो हमने मालूम करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। अच्छा, तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड का मतलब है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h कट,
और एंगुलर मोमेंटम बराबर है rp और h कट बराबर है h/2 पाई। अच्छा, ये p किसके बराबर है? p बराबर है mv और ये बराबर है nh/2 पाई। तो mr को डिवाइड कर दो तो v बराबर हुआ nh/2 पाई mr। तो ये बताओ फर्स्ट बोहर रेडियस में n क्या हुआ? 1। n क्या हुआ? 1। h की वैल्यू पता है? यस, 6.62 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? यस, 9.11 × 10⁻31। फर्स्ट बोहर रेडियस पता है? यस, 0.53 × 10⁻10। ये तो हमने अभी भी कहीं पर मालूम किया हुआ है। हाँ, ये है, इस न्यूमेरिकल में हमने मालूम किया था। अच्छा, ये सारी वैल्यूज हमें पता है। जब ये सारी वैल्यूज पता है तो इसमें पुटिंग करें तो वेलोसिटी डन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है। अब हमने मालूम करना है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि v = r ओमेगा, v = r ओमेगा और ओमेगा की जगह 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t। तो t उधर, v इधर, तो यह आ जाएगा t = 2πr/v। तो ये बताओ फर्स्ट बोहर रेडियस पता है? यस, 0.53 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी पता है? यस, अभी भी मालूम कर लिया। तो स्पीड भी पता है। तो ये पुटिंग कर दे तो टाइम पीरियड डन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 है, ये मार्कर भी थोड़ा डिम है, उम्मीद है नज़र आ रहा है। हाँ, गुजारा चल रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 11, an electronic state to be accelerated at potential difference of 3000 volts। पोटेंशियल गिवन है 3000 volts। अच्छा, फिर कह रहे हैं if these electrons are thrown down target what will be the minimum X-ray wavelength। तो हमने wavelength मालूम करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान सी बात है। E = hf और एनर्जी की जगह पुट कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और f की जगह c बाय लैम्डा। तो लैम्डा उधर, ev इधर, तो लैम्डा = hc/ev। तो ये बताओ h की वैल्यू पता है? 6.62 × 10⁻34। c की वैल्यू पता है? 3 × 10⁸। e की वैल्यू पता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम और वोल्टेज गिवन है 3000 वोल्ट्स गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज पुटिंग करते हैं तो वेवलेंथ डन, वैल्यूज पुटिंग करें, वेवलेंथ डन। क्वेश्चन नंबर 12, compute the potential difference through which an electron must accelerate in order the short wave limit of the continuous X-ray shell spectrum is 0.1 nanometer और वेवलेंथ गिवन है 0.1 नैनोमीटर। ये तो यही इक्वेशन है, इसमें v इधर और लैम्डा इधर करो, इसमें v इधर और लैम्डा इधर करो, तो v बराबर होगा hc/e लैम्डा। तो बताओ h की वैल्यू है? यस, 6.6 × 10⁻34, 3 × 10⁸, 1.6 × 10⁻19 और लैम्डा है 0.1 नैनो। ये सारे वैल्यूज पुटिंग करें तो वोल्टेज डन। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 19। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हुआ तो फिजिकल क्लास में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।